तो रिमेम्बरिंग पॉलिटी लाइक नेवर बिफोर सीरीज के छठे लेक्चर में स्वागत है आपका। इस पूरे सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल टॉपिक्स है ना पूरे पॉलिटी में, उनको छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू टॉपिक वाइज हम मास्टर कर रहे हैं, राइट, विद दी हेल्प ऑफ टिप्स एंड ट्रिक जो भी पॉसिबल हो पाता है, राइट। स्टार्ट करते हैं। इराक कुछ डिटेल मेरे बारे में आपको मालूम ही है, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। नहीं मालूम पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो। आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट। एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने कहा छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू हम मास्टर कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को। आपको पता है फंडामेंटल राइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन लेंदी भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक होता है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं सीखने को, समझने को। इसलिए और ये पूरा लेक्चर जो है मैं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एंड हॉलिस्टिक मैनर में कंप्लीट करूंगा। तो अगर वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाए तो भागना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, पूरा कंप्लीट देखना है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। क्यों? क्योंकि एक ही पार्ट में कवर करना बहुत ही लेंदी वीडियो हो जाएगा। इसलिए अपन क्या करेंगे, आर्टिकल 12 से 22 तक पार्ट 1 में करेंगे और आर्टिकल 23 से 35 तक पार्ट 2 में करेंगे। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर, एकदम हॉलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में होने वाला है लेक्चर। तो इसलिए घबराना नहीं है ड्यूरेशन देखकर वीडियो का। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या किया, प्रीएम्बल किया, उसके बाद हमने देखा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4 जो कि पार्ट 1 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। फिर पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 से 11 तक हमने क्या किया, सिटीजनशिप, राइट। अब पार्ट 3 में हम देखने वाले हैं क्या, पार्ट 3 में देखने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स, जो कि है आर्टिकल फ्रॉम 12 to 35। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आर्टिकल पे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। पहला पॉइंट है कि पार्ट 3 में है, पता ही है आपको, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं। अभी देखो बहुत सारे पॉइंट है, तो जो मैं हाईलाइट करूंगा या फिर ऐसे सर्कल करूंगा वो सारा कुछ तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। पार्ट 3 मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। कहां से ड्राइव किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से, जहां पे उसको बिल ऑफ राइट बोलते हैं। ओके, साथ में जो फंडामेंटल राइट्स है वो मींट फॉर प्रमोटिंग आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। साथ में प्रोटेक्ट करता है लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल। इसके अगेंस्ट में इन्वेजन बाय द स्टेट। बाय द स्टेट, स्टेट कौन हो सकता है? अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें तो टायरनी ऑफ एग्जीक्यूटिव से हमें प्रोटेक्ट करता है। साथ में लेजिस्लेचर की बात किया जाए तो उनके आर्बिट्ररी लॉ से हमें प्रोटेक्ट करता है। कौन? फंडामेंटल राइट। हमें मतलब हमारे लिबर्टीज एंड फ्रीडम को। आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। फीचर्स, कुछ फीचर्स फंडामेंटल राइट्स का कि कुछ अवेलेबल हैं ओनली टू दी सिटीजन। अब आपको ध्यान रखना है आर्टिकल वाइज 15, 16, 19, 29, 30, ये 2, 3, 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो ओनली अवेलेबल टू सिटीजन। क्या? ओनली टू दी सिटीजन। अब इसको आपको रट लेना है। कैसे? 15, 16, 19, 29, 30 4-5 बार बोलोगे, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना है कि केवल सिटीजन को अवेलेबल है, हर एक पर्सन को अवेलेबल नहीं है। ओके, इसकी हेल्प से हमने कितने सारे क्वेश्चन किया था पीवाईक्यू सीरीज में, होपफुली आपने उसको देख लिया होगा। अगला पॉइंट है कि दे आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। आपको पता है कि कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है फंडामेंटल राइट्स पे, है ना, तो इसलिए वो एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ को छोड़ के। कुछ कौन है बताऊंगा मैं, डोंट वरी। और एक इसके अंगेज में है आर्बिट्ररी एक्शन ऑफ स्टेट के साथ साथ में कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में भी है। ओके, अगला है कि वो कुछ नेगेटिव इन कैरेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 का नेगेटिव इन कैरेक्टर है। कैसे है मैं बताता हूँ, जो कि लिमिटेशन प्लेस करता है अथॉरिटी ऑफ स्टेट पे। और दे आर जस्टिसिएबल इन कोर्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर वो ब्रीच होते हैं आपके फंडामेंटल राइट तो आप डायरेक्टली कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। अगला है कि दे आर नॉट सेक्रोसेंट या फिर परमानेंट। आपको पता है कि इमरजेंसी के दौरान या फिर पार्लियामेंट उसको कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस पे कर्टेल या फिर रिपील कर सकती है, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है चेंज नहीं होना चाहिए। और वो तभी कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, कोई ऑर्डिनरी लॉ लाकर नहीं कर सकती। और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन को चेंज नहीं कर सकती, जो कि केशवानंद भारती केस ऑफ 1973 में कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। होपफुली आपको ये बेसिक चीज क्लियर है। तो इतना पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। आपको पता ही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप की इमरजेंसी है। क्या क्या? नेशनल इमरजेंसी, क्या नेशनल इमरजेंसी, उसके बाद है प्रेसिडेंट रूल, और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो केवल नेशनल इमरजेंसी के दौरान कुछ फंडामेंटल राइट को क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21, है ना। आर्टिकल 20 और 21 को जो है नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। अभी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है अभी समझाता हूँ, जब आएगा आगे, डोंट वरी। अभी फिर से समझाऊंगा तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा, इसलिए जब आएगा 20 और 21 आर्टिकल तो वहीं पे समझा दूंगा। 6 राइट जो है गारंटीड बाय आर्टिकल 19। क्या है आर्टिकल 19 में, वो भी समझाऊंगा डिटेल में आगे, डोंट वरी। उसको जो है सस्पेंड तभी किया जा सकता है जब इमरजेंसी लगी हो, और कौन सी? नेशनल इमरजेंसी, है ना, ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन। ध्यान रहेगा इतना, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं।
आर्टिकल 12 की बात किया जाए तो इसमें है, आर्टिकल 12 में क्या है, डिफिनेशन ऑफ स्टेट। अब स्टेट में क्या क्या आ जाता है समझिए ध्यान से, शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ, अब बाद में इसको पढ़ लेना। देखो, हमें पता है किसी भी स्टेट के 3 ऑर्गन होते हैं, क्या, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, नहीं एग्जीक्यूटिव जुडिशरी तो होता है लेकिन इसको बाद में लिखते हैं, अभी बताता हूँ क्यों। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। देखो, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ये सारा कुछ तो स्टेट के डिफिनेशन में आ जाएंगे, है ना। लेकिन जो, अच्छा, इसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है वो स्टेट, सेंटर, मतलब यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये सारे के सारे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है स्टेट के डिफिनेशन में आते हैं। जुडिशरी की अगर हम बात करें तो अगर जुडिशरी वर्किंग है, क्या है, वर्किंग है, काम कर रही है, तो वो देखो स्टेट के डिफिनेशन में नहीं आएगी। और दूसरा, अगर वो नॉट वर्किंग है ना, तो वो स्टेट के डिफिनेशन में आएगी। होपफुली आपको एकदम अच्छे से क्लियर है। साथ में जितने भी स्टेचुअरी या फिर नॉन स्टेचुअरी अथॉरिटीज हैं, जैसे कि एलआईसी, ओएनजीसी, सेल, ये सब के सब भी डिफिनेशन ऑफ स्टेट के अंदर में आते हैं। होपफुली बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर। अब आर्टिकल 12 हो गया, अब आर्टिकल 13 की बात करते हैं। तो देखो 13 जो है वो डिक्लेयर करता है कि जो लॉज जो है इनकंसिस्टेंट होंगे फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग या फिर डेरोगेटरी होंगे इन टू एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, वो वाइड घोषित कर दिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो प्रोवाइड करता है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ध्यान है, जुडिशियल रिव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी लिखा गया नहीं है। ये डॉक्ट्रिन जो है जुडिशियल रिव्यू का कहाँ से आता है, एज पर आर्टिकल 13 से। कि देखो, पार्लियामेंट कुछ भी लॉ बना सकती है, लेकिन वो सारे के सारे लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के प्रति डेरोगेटरी हैं या फिर उनको ब्रीच करते हैं, उनको हम नल एंड वाइड घोषित कर देंगे एज पर आर्टिकल 13। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर, ठीक है। अब इसमें जो लॉज हैं दैट आर इनकंसिस्टेंट, अब बात आती है कि लॉ का डिफिनेशन क्या है। तो लॉ का डिफिनेशन क्या है ये भी समझ लेते हैं कि आर्टिकल 13 में जो लॉ है उसका मतलब ये हुआ कि परमानेंट लॉ इनेक्टेड बाय सेंटर, स्टेट, टेम्परेरी ऑर्डिनेंस बाय प्रेसिडेंट, स्टेचुअरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेचर, ये सारा कुछ क्या है, लॉ के डिफिनेशन में आएगा, ठीक है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया केशवानंद भारती केस में, बता ही दिया मैंने आपको कि बेसिक स्ट्रक्चर को, कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप कर लो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर उसको ब्रीच करता है, चेंज करता है, तो हम उस पर्टिकुलर लॉ को, एक्ट को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उसको नल एंड वाइड घोषित कर देंगे, है ना, डिक्लेयर कर देंगे। होपफुली आर्टिकल 12 और 13 आपको क्लियर। अब आ जाते हैं आर्टिकल 14 में। तो देखो, मैंने बताया आपको आर्टिकल 12 और 13 देख चुके हैं। अब हमने क्या किया, जितने भी फंडामेंटल राइट्स है ना उसको डिवाइड कर लिया। कैसे, आर्टिकल 14 से लेकर 18 को हमने बोला राइट टू इक्वालिटी। अब उसके बाद 19 से 22 तक बोला राइट टू फ्रीडम, 23 और 24 को बोला राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। फिर उसके बाद 25 और 26, 25 से 28 तक हमने बोला राइट टू प्रोफेस, नहीं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसके बाद 29 और 30 को बोला एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स, और आर्टिकल 32 को हमने क्या बोला, इसको हमने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। तो टोटल कितने हो गए, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, और उसके बाद बाकी चीजें मैंने बताई दी आपको, ठीक है। तो ऐसे हम इन सबको डिवाइड करके फिर आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी पढ़ रहे हैं, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है। तो उसमें पहला आर्टिकल जो है 14, उसको पढ़, इस आर्टिकल को इक्वालिटी बिफोर लॉ या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से हम जानेंगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेंगे। देखो, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो ब्रिटिश ओरिजिन है, जिसका जो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट रखता है। अब नेगेटिव पॉजिटिव कॉन्सेप्ट कैसे रखता है आगे समझाता हूँ, डोंट वरी। ऐसे समझो, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ब्रिटिश ओरिजिन में है, वहीं पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इतना ध्यान में रखिएगा, जो कि एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। क्या है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, ऊपर वाला नेगेटिव कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ जो है वो प्रोपाउंडेड बाय द एसीडीसी, सॉरी एवीडी से, होपफुली नाम आपको याद रहे, अच्छा है अगर याद हो जाता है तो ये कौन थे, ये ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो रूल ऑफ लॉ है ना, ये इन आर्टिकल 14 वो क्या है, बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। साथ में इंडियन सिस्टम में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट है। वहीं पे अगर हम ब्रिटेन में बात किया जाए तो वहां पर इंडिविजुअल राइट्स जो है डिफाइंड बाय कोर्ट है और नॉट अ सोर्स ऑफ राइट। ध्यान रखिएगा, फिर से समझाता हूँ इसको, कि इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट। वहीं पे अगर हम ब्रिटिश की बात की जाए, ब्रिटिशर्स की बात किया जाए, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट ऑफ इंडिविजुअल है वो डिफाइंड है बाय कोर्ट्स एंड नॉट अ सोर्स ऑफ राइट। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग आर्टिकल 14 क्या है, कि absence of any privilege, स्पेशल privilege in the favor of any person
ये इन्फर हम कर सकते हैं इस पर आर्टिकल 14। साथ में इक्वल सब्जेक्शन होगा ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ, जो भी ऑर्डिनरी लॉ है ऑफ द स्टेट वो इक्वल सब्जेक्शन होगा सारे पर्सन को, और कोई भी पर्सन एबव द लॉ नहीं है। ये सारा कुछ आर्टिकल 14 में है। साथ में कुछ और पॉइंट है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बता दिया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट तभी होगा जब इक्वल सर्कमस्टेंस होगा, है ना। बोथ इन प्रिविलेज कंफर्ड एंड लाइबिलिटी इम्पोज्ड बाय द लॉ, सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉ टू ऑल पर्सन, है ना। मतलब ऐसा समझो कि जो एक जैसे लोग हैं उनको एक जैसा ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। यही क्या बोलता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। एक्सेप्शन टू इक्वालिटी क्या है? तो ऊपर मैंने बताया कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर कोई लॉ के कानून के नजर में सेम है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ एक्सेप्शन मिला हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे प्रेसिडेंट हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, फॉरेन डिप्लोमेट्स, है ना। साथ में हाँ, ये सारे लोग एंजॉय करते हैं इम्यूनिटी, प्रोटेक्शन और स्पेशल प्रिविलेज। और इनका आप पोस्ट देखोगे तो उनको आपको आइडिया भी लग जाएगा ऐसा क्यों किया हमने, सच दैट वो ऑफिशियल कैपेसिटी में फ्रीली अपना काम कर पाए, राइट। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 15 की बात करते हैं। अभी तक हमने क्या किया, आर्टिकल 12, 13 और 14 किया। अब 15 आर्टिकल की बात करते हैं, जो कि है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड। वो कौन कौन से ग्राउंड है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब इनके बेसिस पे आप किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, है ना, उससे भेदभाव आप नहीं कर सकते। जो ओनली यहाँ पे जो है ओनली, वो कनोट्स करता है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन अदर ग्राउंड जो है वो प्रोहिबिटेड नहीं है। बाकी ग्राउंड पे आप कर सकते हो, लेकिन इन सब ग्राउंड पे ओनली बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेसिस पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, भेदभाव किसी से नहीं कर सकते हो। बोलो एकदम अच्छे से क्लियर, गुड। अब ये जो प्रोविजन है हमारा आर्टिकल 15 में, ये प्रोहिबिट्स करता है डिस्क्रिमिनेशन किसके द्वारा? स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के द्वारा। याद कीजिए, स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जिसमें स्टेट को हम बार करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इंडिविजुअल प्राइवेट इंडिविजुअल को भी अलाउ करते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है कि स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन, किसके लिए? वुमेन और चिल्ड्रेन के लिए। साथ में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड सिटीजन के लिए, इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, SC ST, इन सबको स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। दैट्स वाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्सेप्ट आता है किसका? रिजर्वेशन का। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 15 में बोला गया कि आप जो है इन सबको, किसको किसको फिर से समझते हैं, वुमेन को, चिल्ड्रेन को, साथ में सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड सिटीजन है उन सबको स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड कर सकते हो। किसके लिए? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। अब आर्टिकल जो 16 है उसमें आएगा किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट में भी ये स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो वुमेन, चिल्ड्रेन, SC ST, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड सिटीजन, ध्यान रहेगा इतना, ओके। आर्टिकल 16 में आ जाते हैं, जो कि बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जो ये बोलता है कि आप बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते इनके बेसिस पे, लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि पार्लियामेंट, अच्छा पहले तो ये समझ लो, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि हर कोई या फिर हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी एम्प्लॉयमेंट इन अपॉइंटमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते बेस्ड ऑन दी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। यहाँ पे दो चीज और आ गई, डिसेंट और रेजिडेंट। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है कि पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस एज अ कंडीशन। कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट के लिए रेजिडेंस को एक कंडीशन की तरह पार्लियामेंट जो है प्रिस्क्राइब कर सकता है। दूसरा है कि रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट या फिर पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास दैट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। ये सारे के सारे क्या है? एक्सेप्शन है। इसी एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट एक्ट 103 आया 2019 में, जिसने 10% रिजर्वेशन दिया किसको? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, है ना। कहाँ पे? सिविल पोस्ट इन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर। अच्छा, आर्टिकल 17 क्या बोलता है? वो बोलता है वायलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी को आर्टिकल 17 पूरी तरीके से अबॉलिश करता है कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो। अगर करते हो तो ये क्रिमिनल एक्ट है ना। और ये ना केवल स्टेट के अगेंस्ट में बल्कि प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में भी है ना। और ये अनटचेबिलिटी जो है कहीं पे भी डिफाइन नहीं है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को, इतना मैंने बता ही दिया आपको,
तो ये हो गया आर्टिकल 17। वहीं पे आर्टिकल 18 की बात करें तो वायलेशन ऑफ टाइटल है, जो क्या करता है किसी भी टाइप के टाइटल को एक्सेप्ट मिलिट्री या फिर एकेडमिक डिस्टिंक्शन को, इन दोनों के अलावा बाकी चीजों बाकी टाइटल्स को अबॉलिश करता है। ना तो स्टेट कन्फर कर सकता है, ना तो कोई फॉरेन जो है किसी इंडियन सिटीजन को कन्फर कर सकता है विदाउट दी प्रायर अप्रूवल ऑफ रेसिडेंट। तो देखो, विदाउट दी कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट कोई भी फॉरेनर जो है मतलब फॉरेन कंट्री जो है किसी भी इंडियन सिटीजन को कोई भी टाइटल कन्फर नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। नो सिटीजन या फॉरेन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या फिर ट्रस्ट अंडर द स्टेट इज एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इमोलूमेंट्स या फिर ऑफिस फ्रॉम या फिर अंडर फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह पहल किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ नेशनल अवार्ड जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री, ये सब जो है आर्टिकल 18 के अंडर में नहीं आते हैं। होपफुली आपको यहां तक अच्छे से क्लियर। तो अभी तक हमने आर्टिकल 12 से लेकर 18 तक कर लिया, राइट। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है जितना एक्टिव रिकॉल करोगे आप, जितनी बार रिपीट करोगे दोहराओगे, उतना बढ़िया से आपको याद होगा। तो आर्टिकल 12 में हमने देखा डिफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 13 में देखा हमने जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ध्यान रहे, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट वे में आर्टिकल 13 में ये चीज आपको देखने को मिलता है। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक क्या है, राइट टू इक्वालिटी। 14 की बात किया जाए, आर्टिकल 14 की, तो आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 बोलता है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 बोलता है कि इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर किसी को। 17 अबॉलिश करता है एनी काइंड ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 जो है टाइटल के रिगार्डिंग है। तो ये सारा कुछ 12 से लेकर 18 तक होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है, राइट। इसी तरीके से आपको सामने लिखना है, उसके सामने क्या क्या है, डिफिनेशन ऑफ स्टेट है ना, और यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, फिर आर्टिकल 14 क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, ये सारा कुछ आप यहीं पे लिख लो जो भी पढ़ा। इससे क्या होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा याद करना आपको। बोलो एकदम क्लियर, गुड। अब आर्टिकल 19 में आते हैं। देखो 19 से लेकर 22 तक मैंने बताया राइट टू फ्रीडम। क्या है, राइट टू फ्रीडम। क्लियर है क्या आपको? वेरी गुड। अब वन बाय वन सबको देखते हैं। तो 19 क्या बोलता है, गारंटीड टू ऑल सिटीजन द 6 राइट। कौन कौन सा? अब देखो, इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका आप बना लो। मैंने क्या बनाया, या तो ऐसे कर सकते हो, एस है ना, ए, फिर ए, और उसके बाद फ्रीली मूव, तो मूव करने को एम कर सकते हो, और राइट टू रिजाइड और सेटल, उसको रिजाइड को आर कर सकते हैं, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन को पी कर सकते हैं। तो साम आरपी से याद कर सकते हो क्या, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली, और ये है फॉर्म एसोसिएशन, ए का मतलब एसोसिएशन, एम है मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी, देन आर है राइट टू रिजाइड एंड सेटल, और पी क्या है, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। अब इसको एक तो तरीका ये हो गया कि आप साम आरपी से इसको याद कर सकते हो। दूसरा तरीका है, समझ ध्यान से। अब मान लो आप कोई एक इंडिविजुअल है, आप कोई चेंज लाना चाहते हो समाज में, सोसाइटी में, तो क्या करोगे, आप अपनी स्पीच और अपने आप को एक्सप्रेस करोगे सच दैट लोग सुने, है ना। क्या करोगे, आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आ गया पहला पॉइंट। जैसे ही आपने एक्सप्रेस किया तो लोग क्या होंगे, आपको सुनने के लिए आपके पास आएंगे, है ना। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होंगे, मतलब असेंबल होंगे पीसफुली, ऑब्वियस पीसफुली होंगे ना, आप बढ़िया बात बोल रहे हो, अच्छा बात बोल रहे हो, तो पीसफुली आएंगे विदाउट आर्म, राइट। तो लोग इकट्ठा हो गए। अब लोग इकट्ठा हो गए तो सब लोगों ने मिलकर सोचा कि यार क्यों ना एक एसोसिएशन बना लिया जाए, है ना। तो आपने क्या किया कि एक एसोसिएशन या यूनियन या कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लिया सबके साथ मिलकर। अब सब लोग इकट्ठा हो गए, साथ में यूनियन भी बन गया। तो क्या करोगे, अपनी चीजों को, जो भी बदलाव चेंजेस आप लाना चाहते हो थ्रू आउट दी कंट्री, उसको क्या करोगे, मूव कर करके बाकी जगह पे भी फैलाओगे। तो आप मूव करोगे थ्रू आउट दी टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब जैसे जैसे मूव कर रहे हो थ्रू आउट दी टेरिटरी ऑफ इंडिया, कोई एक ऐसा लोकेशन तो होना चाहिए ना कि जो आपका हेड ऑफिस हो, जहां से आप पूरी जगह पे, है ना, अलग अलग इंडिविजुअल को भेज पाओ। तो इसलिए राइट टू रिसाइड और सेटल जो है वो 5वां आ गया। फिर उसके साथ जैसे ही सेटल हो गया, तो अपने इस पूरे सिस्टम को जो आपने क्रिएट किया है कोई नाम दोगे, तो उसको प्रोफेशन बोल देते हैं। तो प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। तो ये 1 से लेकर 6 तक याद करने का तरीका हो गया। 2 तरीका मैंने बता दिया, होपफुली आप याद कर लोगे किसी न किसी तरीके से जो मैंने समझाया आपको। आपको पता ही है कि राइट टू एक्वायर और होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट है, जिसको डिलीट कर दिया गया, और ये आर्टिकल एफ में था, है ना, 19 क्लॉज 1 के एफ में।
और इसको डिलीट कर दिया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से। आर्टिकल 31 में भी था राइट टू प्रॉपर्टी, आगे बताएंगे, डोंट वरी। स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, इस पे इन सारे के सारे राइट्स पे। मैंने बताया ना आर्टिकल 19 को नेशनल इमरजेंसी के दौरान ही सस्पेंड किया जा सकता है, वो भी कब, जब एक्सटर्नल एग्रेशन हो, है ना। अब कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, वो क्या क्या है यहाँ पे गिवन नहीं है, चलो तो मैं बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखो सेक्शन 144 जो है उसमें क्या बोला है कि वो रिस्ट्रेन कर सकता है असेंबली को, मीटिंग को, ये सारा कुछ, है ना, अगर उसको लगता है किसी टाइप का डेंजर या फिर खतरा है ह्यूमन लाइफ को या फिर हेल्थ या सेफ्टी के रिगार्डिंग। लेकिन आर्टिकल 19 पे जो है ना एक ब्रॉड वे में रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, वो सारा कुछ क्या है वन बाय वन मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहला है सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अगर इसको खतरा है तो फंडामेंटल आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है। साथ में सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन नेशनल, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस या फिर सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया समझाई दिया मैंने, राइट। तो ये सारे के सारे क्या है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जो कि आर्टिकल 19 में है। बोलो एकदम क्लियर है क्या? वेरी गुड। अब आर्टिकल 20 में आ जाते हैं। 20 में देखो तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या, कि एक नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी कानून अभी लगता है ना, अभी से इम्प्लीमेंट हुआ, तो पीछे जाके कि आपने कल को वो क्राइम किया था, मतलब कि कोई लॉ आ जाता है और आपने कल वो काम किया था, तो जाकर वो पनिश नहीं कर सकते आपको कि नहीं नहीं कल आपने ऐसा काम किया था और आज देखो लॉ ऐसा आया है कि वो अनलॉफुल था इसलिए हम आपको पनिश करते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते। यही है पहला पॉइंट, क्या, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ बोलता है कि कोई भी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट, मतलब जिस टाइम पे लागू हुआ उसी टाइम, उसके बाद अगर आपने कोई भी एक्ट ऐसा किया जो अनलॉफुल है तभी आपको पनिश किया जा सकता है, उससे पहले अगर आपने किया है तो नहीं पनिश कर सकते। लेकिन ध्यान रहे कि ये केवल क्रिमिनल पे, इस पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग पे, सिविल में नहीं है। सिविल मतलब कि जैसे टैक्स लॉ वगैरह है तो उसको हम पहले से जाके एक्स पोस्ट फैक्टो वहां पे चलता है, लेकिन क्रिमिनल में नहीं चलता। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना है, नो डबल जेपार्टी, मतलब कि सेम क्राइम के लिए आपको दो बार जो है सजा नहीं मिल सकती, है ना। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड या फिर पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, ध्यान में रहेगा इतना, ओके। अगला है, तीसरा ध्यान में रखना है कि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, ये है पॉइंट 3, ठीक है। नो पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस हैल बी कंपेल्ड टू अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, अपने ही खिलाफ आपको विटनेस जो है नहीं बन सकते आप। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन एक्सटेंड टू बोथ ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ना तो आप ओरली बोल सकते हो अपने खिलाफ गवाही दे सकते हो, ना तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे सकते हो। लेकिन डज नॉट एक्सटेंड टू कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट या फिर कंपल्सन टू गिव थंब इम्प्रेशन, स्पेसिमेन सिग्नेचर, ब्लड स्पेसिमेन और कंपल्सरी एग्जीबिशन ऑफ द बॉडी। इट एक्सटेंड ओनली टू द क्रिमिनल प्रोसीडिंग एंड नॉट टू द सिविल प्रोसीडिंग। मैंने आपको समझाई दिया, होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर क्या आर्टिकल 20। अब आर्टिकल 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे कितने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। होपफुली आपने PYQ वाला अगर कोर्स देखा हो तो पता होगा। तो इसमें क्या क्या ध्यान में रखना है आपको, पहले तो ये ध्यान में रखना है इसका नाम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या नाम है इसका? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये क्या बोलता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ या फिर पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ओके। अब गोपालन केस 1950 का सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आर्टिकल 21 जो है वो प्रोटेक्ट करता है और ये सिटीजन को और अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट फ्रॉम आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन, मतलब कि एग्जीक्यूटिव एक्शन से प्रोटेक्ट करता है ना कि लेजिस्लेटिव एक्शन से। लेकिन मेनका गांधी केस में ये बोला कि जो आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है वो ना केवल ये देखेगा कि आपने प्रोसीजर फॉलो किया है कि नहीं, बल्कि साथ में ये भी देखेगा कि जो आप लॉ लगा रहे हो उस पर वो रीजनेबल है, फेयर है और जस्ट है। समझ रहे हो? इसी को अमेरिकन एक्सप्रेशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोलते हैं, कि हम लॉ को भी देखेंगे कि वो आखिर फेयर, जस्ट, रीजनेबल है कि नहीं। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर है। मेनका गांधी केस अगर आपको टाइम मिले तो बिल्कुल पढ़िए, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है पूरे सुप्रीम कोर्ट में। राइट टू लाइफ जो है उसमें राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी नॉट मेयर सर्वाइवल, मतलब कि आप बस जिंदा ना रहो, जीवित रहो। जिंदा ना रहो, जीवित रहो, क्या बोल रहा मैं, इसका मतलब आप मेयर सर्वाइव बस मत करो, जिंदा रहो। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, होपफुली आपको ध्यान में हो। तो राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी ये है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में। साथ में राइट टू मैरी को भी सेफगार्ड करता है और राइट टू प्राइवेसी कितनी बार पूछ चुका है PYQ में, ये आर्टिकल 21 के अंडर में ही आता है।
अब उसके बाद आर्टिकल 21A आया जो कि बोलता है राइट टू एजुकेशन। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 मेड किया गया, जो बोलता है कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए हर एक बच्चे को जो 6 से लेकर 14 ईयर तक है। साथ में इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इंक्लूड किया डीपीएसपी में आर्टिकल 45 को, जो कि फंडामेंटल ड्यूटी है पेरेंट्स का, ड्यूटी है पेरेंट्स का क्या प्रोवाइड करना बच्चों को एजुकेशन। साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज 11th ड्यूटीज एड किया गया इसी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। 11th ड्यूटी क्या है कि जो पेरेंट्स है वो प्रोवाइड करेंगे क्या बेसिक एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14 ईयर्स। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। तो आर्टिकल 22 क्या बोलता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। देखो दो टाइप के डिटेंशन होते हैं, एक प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव का मतलब आपको पता है क्राइम आपने कर दिया फिर उसके बाद आपको अरेस्ट किया गया। प्रिवेंटिव का मतलब बिना क्राइम किए ही अगर पुलिस को लग रहा कि आप इंसाइट कर सकते हो क्राइम को या कोई क्राइम कर सकते हो तो आपको पहले ही डिटेन कर लेंगे। इसमें ध्यान में क्या रखने वाला है कि आर्टिकल 22 जो है वो प्रोटेक्शन ग्रांट करता है दोनों केस में, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव केस में। अब इसमें कौन कौन से राइट आपको मिलते हैं कि राइट टू बी इन्फॉर्म ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, किस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया गया इसका राइट मिलता है। राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंडेड बाय ए लॉयर, राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट 24 घंटे के अंदर ऑफ हिज अरेस्ट, और राइट नॉट टू रिटेन फॉर मोर देन 24 आवर्स विदाउट द अथॉरिटी ऑफ अ मजिस्ट्रेट। ये सारे के सारे राइट आपको मिलते हैं किसमें, प्यूनिटिव डिटेंशन में। वहीं पे अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात किया जाए तो उसमें अगर आपको 3 महीने से ज्यादा के लिए डिटेन करना है तो इस मैटर को मस्ट बी रिफर टू एन एडवाइजरी बोर्ड इन विच देयर शैल बी अ हाई कोर्ट जज, और डिटेंशन में भी कंटिन्यू ओनली वेयर द एडवाइजरी बोर्ड कंसीडर करता है कि सफिशिएंट ग्राउंड है फर्दर डिटेंशन के लिए। साथ में ग्राउंड ऑफ डिटेंशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी डिटेनी, मतलब जिसको डिटेन किया है उसको बताना पड़ेगा आपको ये सारा कुछ, है ना। और उसको अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वो अपना रिप्रेजेंटेशन जो है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन लगा पाए। और ये सारा कुछ नॉट अवेलेबल टू एनिमी एलियन या फिर अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्या सारी चीजें जो ऊपर मैंने आपको समझाया, होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया आर्टिकल 22। अब ये सारा कुछ डिटेल था आपका कहां से कहां तक लेकर आर्टिकल 12 से लेकर 22 तक। एक काम करते हैं अभी के अभी रिवाइज कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है। कहां पे किया जाए, हाँ यहाँ पे कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक्टिव रिकॉल टेक्निक ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 12 क्या बोलता है, डिफिनेशन ऑफ स्टेट। क्या डिफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 13 में क्या था, डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, डायरेक्ट नहीं है इंडायरेक्ट वे में, डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 14 क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, ये सारा कुछ आर्टिकल 14 में मिलता है। अच्छा 14 से 18 तक को क्या बोलते हैं, इक्वालिटी, राइट ऑफ इक्वालिटी, है ना, राइट टू इक्वालिटी। 14 मैंने बता दिया, रूल ऑफ लॉ, साथ में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 क्या बोलता है, यू कांट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, राइट। फिर से रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 क्या बोलता है, अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 क्या बोलता है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। 18 जो है टाइटल को कन्फर्म करने से मना करता है। अब उसके बाद 14 से 18 तक क्या हो गया, राइट टू इक्वालिटी। फिर 19 से लेकर 22 तक आता है क्या, राइट अगेन, राइट टू फ्रीडम। 19 में क्या, टोटल 6 राइट देखा हमने, कैसे याद किया, साम, फिर उसके बाद रिजाइड एंड सेटल, फिर प्रोफेस एनी प्रोफेशन। अब टोटल 6 कौन कौन से, फिर से ध्यान में रख लेते हैं। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फिर असेंबल पीसफुली, फिर एसोसिएशन बनाना, उसके बाद मूव फ्री आउट थ्रू आउट द कंट्री, फिर रिसाइड करना कहीं पे भी, और साथ में पी क्या है, प्रोफेस करना एनी प्रोफेशन। अब आर्टिकल 20 में हमने 3 चीजें देखा, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, और दूसरा था नो डबल जी पार्टी, और एक चीज और था, क्या था, हाँ नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन था। होपफुली आपको तीनों के तीनों याद हो गए, राइट। अब आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बताता है, उसमें राइट टू प्राइवेसी, राइट टू मैरी, ये भी आर्टिकल 21 के अंडर में आते हैं। फिर 21 ये देखा हमने, 21 ये क्या कहता है, राइट टू एजुकेशन, कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन मिलना चाहिए। फिर आर्टिकल 22 देखा जिसमें 2 टाइप के डिटेंशन देखे, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन, राइट। क्या, प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन, ये दोनों के दोनों राइट क्या बोलते हैं, ये दोनों राइट ये बोलते हैं कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग प्यूनिटी और प्रिवेंटिव डिटेंशन, राइट। साथ में कुछ राइट्स प्रोवाइड करते हैं कि आपको किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया गया ये जिसने भी अरेस्ट किया उसको बताना पड़ेगा। साथ में 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, आपको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करना होगा। ये सारे के सारे राइट्स आपको प्यूनिटिव डिटेंशन में मिलते हैं, बट प्रिवेंटिव डिटेंशन में या फिर एनिमी एलियंस के अगर हो आप तो आपको नहीं मिलते हैं। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से सारा कुछ क्लियर।
ये सारा कुछ हमने देखा फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 22। होपफुली थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हो गया, लेकिन आपको हर एक चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। अब आई नो कि लेक्चर थोड़ा सा लेंदी है, बट होपफुली आपको एकदम डिटेल में क्लियर हुआ होगा। अभी ये स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा ये है, इस पूरे चैनल पर जितनी भी कोर्सेस अवेलेबल है वो उसका पूरा पूरा समरी। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को चेकआउट नहीं किया, बिल्कुल कीजिए। सारी काम की चीजें आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। जितने भी PYQ पूछे गए हैं यूपीएससी में, वो ना केवल सिविल सर्विसेज एग्जाम बल्कि CDS और CA पीएफ में भी उनका एकदम डिटेल एनालिसिस के साथ इस चैनल पे सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे फ्रॉम द ईयर 1993 से 2024 तक। चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।